चलिए हमेशा की तरह एक बार फिर आपका स्वागत है इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में। देखिए आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ देयर के बारे में कि देयर का यूज़ हम कैसे करते हैं, किस सेंस के लिए इसको यूज किया जाता है। तो ओवरऑल आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ देयर के बारे में, देयर के सभी यूजेस के बारे में। तो चलिए देखते हैं देयर का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं और इसका यूज किस सेंस के लिए किया जाता है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए ये वीडियो लेक्चर है यूज़ ऑफ देयर, यूज़ ऑफ देयर। अच्छा यहाँ पे देखिए एक चीज़ पहले ही मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, देयर दो होते हैं, एक होता है THERE और एक होता है THEIR। देखिए इन दोनों को क्या पढ़ा जाता है, दोनों को प्रोनाउंस करने का जो तरीका है बिल्कुल सेम है। दोनों को प्रोनाउंस किया जाता है देयर, इसको भी कहा जाता है देयर और इस वर्ड को भी कहा जाता है देयर। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें दोनों वर्ड के बारे में, दोनों वर्ड की जो स्पेलिंग है वो बिल्कुल क्या है, डिफरेंस है। इसकी स्पेलिंग है, पहला जो मैंने लिखा है THERE, इसको भी क्या कहा जाता है देयर, और इसकी स्पेलिंग ये है जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। और दूसरा जो वर्ड है देयर, इसकी जो स्पेलिंग है वो क्या है THEIR। तो आखिर इन दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए दोनों में फ़र्क ये है कि इस देयर का यूज़ अभी मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे किया जाता है और किस सेंस के लिए किया जाता है। पहले मैं इसके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए ये देयर है, ये पजेसिव केस है, ये पजेसिव केस है किसका? ये दे का पजेसिव केस है। अब अगर आपको ये नहीं पता है कि पजेसिव केस क्या होता है, तो मैंने प्रोनाउन के वीडियो लेक्चर में वहाँ पे आपको बताया था कि सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है और पजेसिव केस क्या होता है। अगर आप उस वीडियो लेक्चर को अभी तक आपने नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, एक देयर ये होता है जिसकी स्पेलिंग होती है ये जो मैंने अभी आपको बताया, और दूसरा देयर क्या होता है, ये होता है THEIR जिसको मैंने क्या बताया कि ये दे का पजेसिव केस है और इसका मतलब होता है उनका। और इसके बारे में अभी हम देखने वाले हैं कि इसका यूज हम किस सेंस के लिए और कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो ये पहला डिफरेंस आप जान लीजिए, ठीक है, कि देयर दो होता है। अब हम चलते हैं यहाँ पे। देखिए अब कॉन्सेप्ट नंबर पहले पे आते हैं, देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर पहला क्या कहता है देयर के बारे में कि कहाँ पे हम देयर का यूज़ करते हैं। देखिए देयर का पहला यूज़ कहाँ पे किया जाता है। देयर का पहला कॉन्सेप्ट ये कहता है कि देयर का यूज़ आप वहाँ के सेंस के लिए करते हैं। देखिए जब हमें क्या कहना होता है, जैसे मान लीजिए आपको कहना है मुझे वहाँ जाना है, मुझे वहाँ नहीं जाना है, इस तरीके से राम को वहाँ जाना पड़ता है, राम को वहाँ जाना है। तो जब भी वहाँ का सेंस आएगा तो आप देयर का यूज़ करते हैं। जैसे हेयर का मतलब होता है यहाँ, उसी तरह से देयर का मतलब होता है वहाँ। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि देयर का यूज़ वहाँ के सेंस के लिए किया जाएगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में क्या हो सकता है, अगर मैं आपसे कहूँ वहाँ जाओ तो मैं क्या कहूँगा, गो देयर, वहाँ जाओ, वहाँ मत जाओ, डू नॉट गो देयर, डू नॉट गो देयर। तो देखिए यहाँ पे देयर का यूज किस तरह से किया गया है, यहाँ पे देयर का यूज वहाँ के सेंस के लिए किया गया है। तो कॉन्सेप्ट नंबर पहला क्या कहता है यूज ऑफ देयर का, कि देयर का यूज वहाँ के सेंस के लिए किया जाएगा। और एक चीज़ आप ध्यान में ये रखिएगा कि यहाँ पे जो
स्पेलिंग है वो THERE है, यहाँ पे THEIR नहीं है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ये कॉन्सेप्ट नंबर पहला। अब हम चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर दूसरे पे कि कॉन्सेप्ट नंबर दूसरा क्या कहता है देयर के बारे में। देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें कॉन्सेप्ट नंबर दूसरे के बारे में, तो कॉन्सेप्ट नंबर दूसरा क्या कहता है कि देयर का यूज हम सब्जेक्ट के तौर पे करते हैं या देयर का यूज ऑब्जेक्ट के तौर पे किया जाता है, ऑब्जेक्ट के तौर पे किया जाता है। मैंने आपको क्या बताया कि देयर का यूज़ कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, ऐसी कंडीशन आ जाती है जहाँ पे हमें देयर का यूज करना पड़ता है सब्जेक्ट के तौर पे या देयर का यूज करना पड़ता है ऑब्जेक्ट के तौर पे। चलिए जान लेते हैं कि वो सिचुएशन, वो कंडीशन किस तरह से आता है हमारे सामने बनाने के लिए या बोलने के लिए। जैसे अच्छा, आप कभी कभी क्या होता है कि आप कोई किताब पढ़ते हैं तो आपके किताब में इस तरह से लिखा रहता है, इस तरह से लिखा रहता है देयर इज अ किंग, देयर इज अ किंग। अब यहाँ पे देखिए देयर इज अ किंग, या इसको हम लिख सकते हैं अ किंग इज देयर, अ किंग इज देयर। अब यहाँ पे जरा दोनों सेंटेंस को आप नोट करिएगा। अच्छा, दोनों सेंटेंस की अगर हम हिंदी यहाँ पे बोलें तो दोनों सेंटेंस की हिंदी क्या होगी? दोनों सेंटेंस की हिंदी होगी एक राजा है, एक राजा है। मैंने यहाँ पे राजा अगर चाहता तो यहाँ पे वाज मैं लिख देता तो ये हो जाता था, ठीक है, एक राजा था। चलिए हम इसको वाज में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। देयर वाज आ किंग या आ किंग वाज देयर, एक राजा था, यहाँ पे भी क्या है, एक राजा था। तो दोनों सेंटेंस का सेंस क्या है, बिल्कुल सेम तरह से आ रहा है। अब फर्क क्या है दोनों सेंटेंस में? आखिर यहाँ पे एक चीज़ और नोट करिए कि यहाँ पे देयर का यूज किसी भी सेंस के लिए नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वहाँ एक राजा था या वहाँ एक राजा था, ठीक है, इस तरह से नहीं हुआ है। देयर का यूज केवल किसके तौर पे किया गया है? यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे किया गया है या ऑब्जेक्ट के तौर पे किया गया है। तो देखिए, जब भी हमारे सामने इस तरह का कंडीशन आता है जहाँ पे हमें ये नहीं मालूम होता है कि सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे हम देयर को या तो सब्जेक्ट मान लेते हैं या तो ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। अच्छा, मान लीजिए आपके सामने इस तरह से कोई सेंटेंस आ गया। सेंटेंस क्या हो कि एक कलम है, एक कलम है। अब मैं आपसे ये कह दूं कि इस सेंटेंस को ज़रा हिंदी के सेंटेंस से इंग्लिश के सेंटेंस में चेंज करिए, तो आप ये नहीं समझ पाते हैं कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है और इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है। अगर हम इस सेंटेंस को बनाएं और हम इस सेंटेंस में कलम को क्या मान लें, सब्जेक्ट मान लें, तो ऑब्जेक्ट हमें नहीं पता चलता है, और अगर हम कलम को क्या मान लें, कलम को ऑब्जेक्ट मान लें, तो हमें सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता चलता है कि सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो जब ऐसी सिचुएशन हो आपके सामने जहां पे आपको ये ना पता हो कि सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, तो आप वहां पे क्या करिए, अनडाउटली देयर का यूज या तो आप सब्जेक्ट के तौर पे कर दीजिए या देयर का यूज आप ऑब्जेक्ट के तौर पे कर दीजिए, आप कर सकते हैं। देखिए, अगर इस सेंटेंस को बनाया जाए, ठीक है, अगर कलम को क्या मान के, सब्जेक्ट मान के, तो हम क्या करेंगे, आ पेन, उसके बाद इज। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट तो है, यहाँ पे वर्ब भी है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। तो आप जानते हैं कि कोई भी सेंटेंस कंप्लीट होने के लिए हमें तीन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तीन चीज़ क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये देखिए, ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अगर हम ऑब्जेक्ट के तौर पे देयर का यूज कर दें तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए, तो या इस तरह से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है इस सेंटेंस को बनाने का, जैसे हमने इस सेंटेंस में क्या, कलम को सब्जेक्ट माना है, और अब की बार
नेक्स्ट टाइम जब हम इस सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में चेंज करेंगे तो हम कलम को क्या मान लेंगे, ऑब्जेक्ट मान लेंगे। मान लीजिए हम इसको, ये कलम क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो हम इज आ पेन लिख दे रहे हैं। देखिए इस सेंटेंस में ये सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस सेंटेंस में वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन इस सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं है। और आप जानते हैं कि बिना सब्जेक्ट के कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है। तो इस तरह के सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम देयर का यूज़ कर लेते हैं। किसके तौर पे? सब्जेक्ट के तौर पे। तो देखिए अगर हम यहाँ पे देयर का यूज करते हैं तो सेंटेंस क्या बनता है, देयर इज अ पेन, यानी एक कलम है। अब यहाँ पे वहाँ का सेंस नहीं आएगा कि वहाँ एक कलम है, बल्कि सेंस यही रहेगा, सेम रहेगा कि क्या है, एक कलम है। तो देखिए यहाँ पे मैंने देयर के बारे में दो कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बताया कि देयर का कॉन्सेप्ट क्या कहता है और किस तरह से इसको यूज किया जाता है। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ देयर के बारे में। कहीं कहीं पे क्या होता है कि देयर का यूज़ हम देयर के साथ इसका यूज़ कर देते हैं और कहीं कहीं पे हम देयर के साथ आर का यूज़ करते हैं, यानी कहीं कहीं पे सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है और कहीं कहीं पे प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे इज क्या है, सिंगुलर वर्ब है, और आर क्या है, ये प्लूरल वर्ब है। तो कहाँ पे हम देयर के साथ इज का यूज करेंगे और कहाँ पे हम देयर के साथ आर का यूज करेंगे, यानी प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। अच्छा, आप लोग जरा इस दोनों सेंटेंस को देखिए, इन दोनों सेंटेंस को देखिए। यहाँ पे देखिए देयर का यूज, देयर के साथ इसका यूज किया गया है, यानी सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। यहाँ पे भी देयर का यूज, देयर के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। लेकिन एक मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ, उस सेंटेंस में देखिए देयर के साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा, यानी आर का। जैसे मान लीजिए क्या हो, देयर आर टू, यहाँ पे सॉरी, टू स्टूडेंट्स, देयर आर टू स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए देयर के साथ आर का यूज किया गया। क्यों किया गया? देखिए देयर के साथ सिंगुलर वर्ब या देयर के साथ प्लूरल वर्ब, ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट पे। अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो देयर के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, और अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल होगा तो देयर के साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो ये डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर, और अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पेन क्या है, ये सिंगुलर, इसके वजह से यहाँ पे सिंगुलर। यहाँ पे भी देखिए किंग, राजा क्या है, ये सिंगुलर, तो यहाँ पे भी देखिए ये सिंगुलर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए टू स्टूडेंट, अब यहाँ पे टू स्टूडेंट, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? ये है प्लूरल। तो जब ये प्लूरल है तो वर्ब भी किस तरह से यूज किया गया, प्लूरल। तो ये डिपेंड करता है किस पे, ऑब्जेक्ट पे। तो ओवरऑल आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको देयर के बारे में बताया, जो भी इंफॉर्मेशन था, जिस तरह से देयर का यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट नंबर पहला क्या था, मैंने उसको आपको बताया कि कॉन्सेप्ट नंबर पहला क्या कहता है देयर के बारे में, और फिर कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड क्या कहता है देयर के बारे में। इसी तरह से और भी कई फैक्ट के बारे में जानने के लिए इंग्लिश के मुझे फॉलो करिए, यानी इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, ताकि जब भी इंग्लिश का कोई भी टॉपिक का वीडियो अपलोड किया जाए इस यूट्यूब चैनल पे, तो वो वीडियो आप मिस ना कर पाए और जो भी इंफॉर्मेशन हो उस वीडियो में आपके पास पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं इसी तरह से अगले वीडियो के साथ।